Today I am going to teach you the structure of human tooth. आपके मुंह में जो दांत है वो बाहर से दिखने में सिर्फ इतना ही हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है। नीचे वाला हिस्सा दांतों के बोनी सॉकेट के अंदर है, सॉकेट पे फिट है। तो जो हिस्सा दिखाई देता है उतने हिस्से को हम लोग क्राउन कहते हैं। और जो दांत का जो रूट वाला पार्ट है जो कि हमारे जॉज में जबड़े के सॉकेट के अंदर फिट है, उतने वाले हिस्से को हम रूट कहते हैं। रूट और क्राउन के बीच में, ये रूट हुआ, ये क्राउन के बीच में गम वाले पोर्शन पर जहां पर ये क्राउन वाला हिस्सा अटैच है, उतने पार्ट को हम नेक कहते हैं। प्रोजेक्टेड है बट नेक रीजन हुआ। अब ये आपके 3 मेजर पार्ट्स में बाकी टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं आइए देखते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट क्राउन का जो है उसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस इनेमल में कोई नर्व और ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर इनमें नर्व और ब्लड सप्लाई होगी तो आप जो कुछ भी खाएंगे उसका आपको सेंसेशन फील होगा, यानी ठंडा और गर्म लगेगा। आपको ऐसी फीलिंग ना आए, इसीलिए इनेमल के ऊपर, इनेमल के पास कोई नर्व और ब्लड सप्लाई नहीं है और ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे जो बोन पाई जाती है उसको हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बोन आपके क्राउन के जो दांत का जो क्राउन वाला पोर्शन है उसमें इनेमल के बाद ये डेंटाइन सेकंड प्लेस पे लगाया हमने, जो कि दांतों की बोन है। डेंटाइन के ठीक नीचे यानी इनेमल के बाद डेंटाइन, डेंटाइन के ठीक नीचे कंटिन्यू नीचे तक जाता हुआ यानी रूट तक जाता हुआ एक कैविटी है जिसको हम पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। इट इज फिल्ड विद अ सेमी सॉलिड फ्लूइड, एक तरीके का फ्लूइड भरा हुआ है ताकि हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके दांतों को। नोटिस करिए नीचे की तरफ से यहाँ से होता हुआ ब्लैक कलर की एक लाइन खींची है जो मैंने नर्व सप्लाई दिखाने की कोशिश की, तो ये हमने दिखा दी नर्व सप्लाई। उसी तरीके से एक और रेड लाइन जा रही है जिसको ब्लड सप्लाई दिखाने की कोशिश की है, तो ये हो गई ब्लड सप्लाई। यानी पल्प कैविटी से होता हुआ वस्कुलर पार्ट और नर्वस पार्ट डेंटाइन तक पहुंच करके वहां तक और इसके पूरे रूट पार्ट को फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लाना, ब्लड का काम, और सेंसेशन प्रोवाइड करना नर्व का काम। यानी ये दोनों काम यहाँ डेंटाइन वाले हिस्से तक हो रहे हैं और इनेमल वाला पार्ट में ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा। नीचे नोटिस करें, रूट वाले हिस्से में आ जाते हैं हम लोग। एक बोन बनी हुई है, ऐसी बोन बनी हुई है जिसका सॉकेट बना रखा है हमने। उस सॉकेट वाले हिस्से में, यानी जैसा अगर रूट ऐसी है तो बोन का जो सॉकेट है वो सॉकेट भी ऐसा ही होगा। तो ये जो सॉकेट हमने बनाया, ये जो गड्ढा बनाया जिसके अंदर ये रूट जाकर दांत की फिट हो गई है, उसकी वजह से हम लोगों के दांतों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थीकोडॉन्ट। थीका का मतलब होता है कैविटी, यानी जब कोई दांत किसी कैविटी के अंदर जाकर फिट हो जो कि जॉज यानी बोन्स में हो, तो उस तरीके के दांत के लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे थीकोडॉन्ट। उसी तरीके से नेक्स्ट आया, इस जो सॉकेट के अंदर अगर हमने इस टूथ का रूट ऐसे डाला है और अगर ये सॉकेट में अटैच ना हो तो ये टूथ हिलता रहेगा। तो इस टूथ के रूट को इस बोन के सॉकेट से, इस बोन के सॉकेट से इस टूथ की रूट को अटैच करने के लिए एक सीमेंटिंग एजेंट लगा होता है। ये सीमेंट लगा है, जैसे हम सीमेंट कह सकते हैं, किसी किसी बुक में इसको सीमेंटम भी लिखते हैं। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ रूट, एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, एक सिंगल टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर हम लोगों में यानी ह्यूमंस में दांत जो है वो 4 तरीके के होते हैं। कैसे? पहले तो ये जाने कि हमारे जॉज अपर एंड लोअर दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइडेड है। दैट मींस अपर जॉ हैविंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, 2 इक्वल हाफ, यानी 4 तरीके के दांत जिस नंबर में और जिस सीक्वेंस में इतने हिस्से में लगे हैं, वही 4 तरीके के दांत इस तरफ उसी नंबर में और उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सेम हियर, ये लोअर जॉ भी 2 पार्ट में डिवाइड, यहाँ चिन के पार्ट से, हाफ पार्ट से लेते हुए आपके जॉज जहां खत्म हो रहे हैं वहां तक ये हिस्सा और यहां से लेकर के यहां तक का ये हिस्सा। इसमें भी दांतों का जो नंबर है वो यहां से यहां तक जो है वो भी सेकेंड हाफ में यहां से लेकर यहां तक है। आइए देखते हैं आपके 4 तरह के दांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया है इंसाइजर, ये लिखा हुआ है। इंसाइजर्स की कंडीशन क्या है
कि इसके पास एक ही कटिंग एज होता है ऐसे, और जो रूट होती है वो भी सिंगल होती है यू। क्योंकि उभार ऑलमोस्ट सेम है इसलिए इसको हम कस्पिड कहते हैं। नोटिस करिएगा ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, पतला है, रूट केवल एक है, सिंगल है, और इसके नीचे लिखा हुआ है कस्पिड। कस्पिड का मतलब होता है जिसके पास ग्रूव हो। कस्प का मतलब होता है हिल, ऊंचाई, एक ऐसा उभार जो कटिंग में हेल्प करे। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही है इसलिए वर्ड यूज किया कस्पिड। नोटिस करें रूट भी एक है, सिंगल रूट इट हैज, कैनाइन्स। इसके लिए भी हम लोग कस्पिड वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब इसके पास भी एक ही हिल पार्ट है, लेकिन वो हिल पार्ट बहुत पॉइंटेड है। ये हम कैनाइन को लेके बाहर जा रहे हैं, इसके डायग्राम को कुछ ऐसे बनाएंगे। कैनाइन कुछ ऐसा होता है यूं, ये बहुत पॉइंटेड हिल पार्ट है। इस पार्ट को हम कहेंगे कस्प, और नीचे की तरफ जो है वो रूट है। रूट अगेन सिंगल रूट, एक रूट। यानी अगर हमें जॉ बोन बनानी हो तो हम यू बना लेंगे, इसका जॉ बोन बनाना है तो हम यू बना लेंगे, बीच में सीमेंटम आ जाएगा और हमारा टूथ रेडी हो जाएगा। तो कैनाइन्स ये आपका बाइटिंग और होल्डिंग का काम करते हैं, यानी फूड को पकड़ के रखने का काम करता है, सामने से कट लगाने का काम करता है। बिस्किट अगर हमें खाना हो तो हम सामने से कट करके खाएंगे, लेकिन जो कैनाइन्स हैं उनका एज इतना शार्प है कि वो टियरिंग का काम करते हैं, यानी कोई चीज आपको खींचनी हो, खींच के खानी हो तो कैनाइन्स उसमें हेल्प करते हैं। फिर आइए प्रीमोलर्स पर। प्रीमोलर्स का मतलब जो कि मोलर्स से पहले पाए जाएं, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बाइकस्पिड। बाई का मतलब होता है दो। सीधी सी बात है कि इसके पास दो उभार पाए जाएंगे। दो उभार का मतलब इसके पास दो हिल्स पाए जाएंगे। यानी अगर हम प्रीमोलर का डायग्राम बनाए तो ये ऐसे बनाएगा, एक उभार यूं और फिर दूसरा उभार यूं। यहाँ पे बाइकस्पिड में एक कस्प ये है और दूसरा कस्प ये है। अब इन प्रीमोलर्स के पास भी एक ही रूट होती है, सिंगल रूट इट हैज, नो डबल रूट, कोई दो रूट नहीं पाई जाती। और इस तरीके से हमारा ये बोन से ये सॉकेट बन गया और प्रीमोलर्स रेडी। अगला आइए, अगला चलते हैं मोलर्स। एक डैश लगा के यहाँ यही बनाए ताकि आपको डिफरेंस दिखाई पड़े। मोलर्स पे नोटिस करिए इनके कस्पिड दो से ज्यादा होते हैं। देखिए एक कस्प ये बनाया, दूसरा कस्प ये बनाया, तीसरा कस्प ये बनाया और चौथा कस्प ये बनाया। 4 बार उभार दिख रहा है, एक उभार ये, दूसरा उभार ये, तीसरा ये और चौथा ये। और इसके रूट को हम ये ऐसे करके डबल रूट बना लेते हैं। मोलर्स के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी है मोलर की, आप जाने क्या कि मोलर में जो हमारे अपर जॉ के मोलर हैं उनकी 3 रूट्स होती हैं। अमेजिंग फैक्टर। जो नीचे लोअर जॉ के मोलर हैं उनके 2 रूट्स होती हैं। मोस्टली ऐसा होता है, अपर जॉ के मोलर्स के 3 रूट्स हो गई और लोअर जॉ के मोलर्स के 2 रूट्स हो गई। तो आपके पास 4 तरीके के दांत हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्योंकि आपके पास डिफरेंट तरीके के दांत हैं इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेट्रोडोंट, यानी हमारे पास अलग अलग तरीके के दांत हैं। अब अगर इसकी बात करें कि हमारे होमोडोंट कंडीशन क्या होती है, ह्यूमन में नहीं होती, आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। होमोडोंट का मतलब होता है जिसके सारे दांत एक ही जैसे हों, जैसे लिजर्ड, जैसे फ्रॉग। उनके पास ये 4 तरीके के दांत नहीं पाए जाते, एक ही तरीके के दांत पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग होमोडोंट कहते हैं। नेक्स्ट इज कि ह्यूमन टीथ डेसिडुअस होता है। डेसिडुअस का मतलब जैसे आप डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ते हो, ऐसा फॉरेस्ट जिसमें लीफ फॉल होता रहे, उसी तरीके से यहाँ डेसिडुअस में टूथ फॉल हो रहा है, दांत गिर रहे हैं। जब टीथिंग हो जाती है चाइल्डहुड में तो वो दांत हमारे चाइल्डहुड एज के बाद यानी 6 to 12 इयर्स के बाद, इतने सालों के बाद कंप्लीट रिप्लेसमेंट, बर्थ के बाद 6 to 7 मंथ में जो टीथिंग हुई और 1 साल तक जो चलती रही, यानी कैनाइन्स निकले, फिर आपके इंसाइजर्स निकले, कैनाइन्स निकले, फिर प्रीमोलर्स तो नहीं होंगे, मोलर्स निकले, वो सारे 12 ईयर्स से 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स के बीच में उनकी फॉलिंग और रीजेनरेशन, दैट इज नोन एज परमानेंट टीथ। क्योंकि दांत गिर रहे हैं
और दांत वापस निकल रहे हैं, इसलिए ह्यूमन टूथ को डेसिडुअस टूथ के नाम से भी जानते हैं। अगला है डेंटल फॉर्मूला। तो पहले तो हम ये जानते हैं डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है। जो लाइन खींच के ऊपर लिखा गया है वो अपर जॉ के लिए, जो लाइन के नीचे लिखा गया है वो लोअर जॉ के लिए, और वो भी हाफ, यानी सिर्फ इतने हिस्से का नंबर ऑफ टीथ यहाँ लिखा हुआ है और इधर इतने हिस्से का नंबर ऑफ टीथ लिखा हुआ है। ये चिल्ड्रन के केस में है, यानी जब ये गिरेंगे उससे पहले की कंडीशन। तो पहला 2 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इज देयर फॉर इंसाइजर्स। जो दूसरा 1 लिखा है इट इज देयर फॉर कैनाइन। प्री मोलर इसके पास नहीं होते चाइल्डहुड एज में, और मोलर 2 होते हैं। आप किसी बुक्स में इसको 2102 लिखते हैं, किसी बुक में 2120 लिखते हैं, फर्क कोई नहीं है, दोनों सेम है। बस इतना जानना है कि अब इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 + 1 2, टोटल कितना हो गया 5, और नीचे भी ऐसे ही 2 3 और ये हो जाएगा क्या 5। तो क्योंकि 1/2 पार्ट फॉर अपर जॉ और 1/2 पार्ट ऑफ द लोअर जॉ, यानी इसका हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 2, यानी अपर ऊपर की ओर चले तो ये 10 और ये 10, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होगा वो हो जाएगा 20। और वो कब होगा, जब हमारे दांत अभी गिरे नहीं हैं। सो दैट मीन्स बिफोर 12 इयर्स। इन एडल्ट में जो प्रीमोलर्स पहले नहीं थे वो प्रीमोलर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा जो नंबर है अपर हाफ जॉ के लिए, तो दैट इज 2, then 1, then 2 and 3. Again lower jaw के लिए 2 1 2 3. आइए this first 2 it is there for incisors, second one is there for canine, then second 2 is there for the premolar, और ये जो लास्ट वाला 3 है ये दिया हुआ है मोलर के लिए। अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये 2 1 3 3 3 6 6 2 8, यानी टोटल हो जाएगा 8/8। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाफ जॉ के लिए दिया हुआ था, यानी 16/16, और टोटल हमारा आ गया 32। एक और चीज ऐड करूंगी, जो हमारा थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर का मतलब सबसे लास्ट वाला मोलर, उसको हम लोग विजडम टूथ के नाम से जानते हैं। दिस इज टू बी टर्म्ड एज विजडम टूथ। रीजन ये होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 12 इयर्स, यानी 12 साल के बाद थर्ड वाला मोलर नहीं निकलता। मोस्टली थर्ड मोलर आफ्टर द एज ऑफ 25 इयर्स निकलता है, यानी 25 साल की उम्र तक आते आते निकलता है। विजडम टूथ का विजडम से कोई लेना देना नहीं है। विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, नाम उन्होंने एज के हिसाब से देखते हुए रखा है, प्रॉपर ग्रोथ के हिसाब से। जब जॉस की पूरी ग्रोथ हो जाती है, तो क्योंकि हमारा मोलर टूथ जो होता है लास्ट वाला वो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए है, तो जब जॉस पूरी ग्रो हो जाती है, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जब पूरी ग्रोथ जॉस की हो जाती है तो पीछे जितना कॉर्नर में स्पेस बचता है उसमें थर्ड मोलर अपीयर होता है। मोस्टली हम इसको अपने पास बचाकर नहीं रख पाते क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से हमें सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ता है। इंसाइजर्स आपके होल्डिंग के लिए, कैनाइन्स टीयरिंग के लिए, प्रीमोलर्स और मोलर्स क्रशिंग का काम करते हैं। तो cuspid और root concept is, I think it is clear. So bye bye and have a nice day.